फोन की बैटरी, आपकी टी शर्ट का कलर या घर की दीवारों का सीमेंट, ये सब बनता कैसे है? और इस प्रोसेस में मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है? एग्जैक्टली इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जो हमारे लिए चीजें बना रही है, लेकिन साथ ही चोरी चोरी एनवायरनमेंट में टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रही है। हम्म। आज हम इन्हीं हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। एक अनोखा सफर होने वाला है। तो अगर आप तैयार हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और लाइक करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। हमारा मिशन है इंडिया की 17 सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को समझना। हम उनके प्रोसेसेस, उनसे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स और उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को डिटेल में देखेंगे। बेसिकली एक चेकलिस्ट टू बिकम सुपर इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल। आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यानी HPIs, ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यानी GPIs और वाटर गजलर्स क्या होते हैं। द क्लासिफिकेशंस, राइट? फिर हम देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज को मॉनिटर कैसे किया जाता है और उस मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर आएगा एक ग्रैंड टूर। हम एक एक करके थर्मल पावर प्लांट से लेकर शुगर इंडस्ट्री तक सभी मेजर HPIs के अंदर झांकेंगे, उनके प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट्स और पोल्यूशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। रेडी हो? लेट्स डू इट, लेट्स अनपैक दिस। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक नेम, एनालिसिस ऑफ हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। चलिए शुरू करते हैं पहले चंक से। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशंस, कौन कितना पोल्यूटिंग। राइट। तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MoEF ने 17 इंडस्ट्रीज को हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज या HPIs का टैग दिया है। ओके, 17। हाँ, बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन का खतरा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें। बिल्कुल। सोचो, एक शहर में एक ऐसी डाई एंड डाई स्टफ फैक्ट्री है जो अपने केमिकल वेस्ट को बिना ट्रीट किए नदी में बहा देती है। ओह गॉड। उस नदी का पानी रंग बिरंगा और जहरीला हो जाता है। ये एक क्लासिक HPI का एग्जाम्पल है। समझ गया। चलो इन क्लासिफिकेशंस को थोड़ा और आसान भाषा में तोड़ते हैं। ठीक है। ये ऐसा है जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर ग्रेड्स मिलते हैं, वैसे ही इंडस्ट्रीज को उनके पोल्यूशन पोटेंशियल पर क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, इससे फायदा क्या है? ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि किस इंडस्ट्री पर ज्यादा नजर रखनी है। इट हेल्प्स इन फोकस्ड मॉनिटरिंग, मतलब रिसोर्सेज सही जगह लगते हैं। ओके, तो कोर लॉजिक क्या है इसका? पहले HPIs को देखते हैं। HPIs यानी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। MoEF ने 17 कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए हैं। स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर, शुगर, सीमेंट एटसेट्रा। सारे बड़े नाम है। बिल्कुल। इसमें खास तौर पर पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स और डाई एंड डाई स्टफ इंडस्ट्रीज का जिक्र करना जरूरी है। इनसे निकलने वाले केमिकल्स पानी में लंबे समय तक रहते हैं। परसिस्टेंट होते हैं। ओके, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स, गॉट इट। अब ये GPIs क्या हैं? ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। GPIs वो इंडस्ट्री हैं जो या तो 100 किलोलीटर पर डे से ज्यादा वेस्ट वाटर निकालती है, 100 किलोलीटर। ओके। या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर लिस्टेड हैजर्डस केमिकल्स यूज करती है। अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया अलग है, वेस्ट वाटर वॉल्यूम या हैजरस केमिकल यूज। एग्जांपल्स। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, टैनरीज, थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी वाटर गजलर्स। ये तो नाम से ही क्लियर है। सही पकड़ा। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो पानी बहुत ज्यादा यूज करती हैं। सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा वाटर गजलर है थर्मल पावर प्लांट। ये टोटल इंडस्ट्रियल वाटर यूज का 70 से 80% अकेले इस्तेमाल करता है। What? 70 से 80%? सिर्फ TPPs? That's insane. सोचो, उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग 5%, पेपर एंड पल्प 2.2% एक्सेट्रा। लेकिन TPP सबसे आगे हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? क्लासिफिकेशन से होता क्या है? जब हम HPIs को ऐसे क्लासिफाई करते हैं तो हम रिसोर्सेज को ऐसी जगह डायरेक्ट कर पाते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इट्स लाइक नोइंग व्हिच पेशेंट इन द हॉस्पिटल नीड्स ICU केयर। राइट, क्रिटिकल केसेस पहले। एग्जैक्टली। तो इन 3 कैटेगरीज HPI, GPI और वाटर गजलर्स से हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कौन सी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए कितनी क्रिटिकल है। सिंपल ना? हाँ, बिल्कुल सिंपल। लेकिन मेरे को सवाल है, पूछो। तो क्या हर HPI एक GPI भी होती है? गुड क्वेश्चन। नॉट नेसेसरीली। एक HPI GPI हो सकती है अगर वो 100 किलोलीटर वेस्ट वाटर का क्राइटेरिया मीट करती है, पर इट्स नॉट अ डिफॉल्ट रोल। समझे? समझा, दोनों के क्राइटेरिया अलग हैं। ओके, और ये वाटर गजलर्स 70-80% पानी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट्स ले जाते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए कितना कम बचता होगा? Exactly. This shows the immense water footprint of our electricity generation. हम बिजली यूज करते वक्त ये सोचते भी नहीं हैं। सही बात है। अच्छा, आपने पेस्टिसाइड्स, फार्मा और डाइस को स्पेशल मेंशन क्यों किया था? परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स वाली बात। क्योंकि इनके केमिकल्स पर्सिस्टेंट होते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट में आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते और फूड चेन में एंटर कर सकते हैं। बहुत डेंजरस। वो सालों तक इकोसिस्टम में रहते हैं। ओह वाह। और इस क्लासिफिकेशन का आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ऐसी किसी इंडस्ट्री के पास रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा नजर है।
इट एम्पावर्स लोकल कम्युनिटीज। आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक टूल है फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। ओके, तो प्रैक्टिस करने का टाइम। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस। HPIs are 17 categories identified by MoEF. GPIs are based on wastewater volume or hazardous chemical use. Water guzzlers consume huge amounts of water, with thermal power plants being the largest. परफेक्ट। इसका मिनी रिकैप करें। हाँ, इन शॉर्ट ये 3 क्लासिफिकेशंस इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं, जो बताते हैं कि किस पर स्पेशल अटेंशन देना है। एग्जैक्टली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि HPIs कौन है। अब सवाल यह है कि इन पर नजर कौन रखता है। द मॉनिटरिंग सिस्टम, चौकीदार कौन है? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ओके, आई एम रेडी। तो 2014 से इन HPIs को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशंस एफ्लुएंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स। OCEMS। हाँ, OCMS। ये सिस्टम 24/7 पोल्यूशन डेटा स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भेजता है। रियल टाइम 24/7। यस। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? OCEMS को आप अपनी बिल्डिंग के CCTV कैमरा की तरह समझो। ठीक है। जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति बिल्डिंग में घुसता है, गार्ड को अलर्ट मिल जाता है। वैसे ही जैसे ही पोल्यूशन लेवल परमिसिबल लिमिट से ऊपर जाता है, SPBC PCB को अलर्ट चला जाता है। सुनने में तो फुल प्रूफ लग रहा है। बैकग्राउंड क्या है इसका? पहले क्या होता था? पहले मॉनिटरिंग मैनुअल होती थी। इंस्पेक्टर्स जाते थे, सैंपल लेते थे, जिसमें गलती और करप्शन के चांसेस थे। इसलिए OCEMS जैसा रियल टाइम सिस्टम लाया गया। ठीक है, अ लॉजिकल स्टेप अप। तो ये काम कैसे करता है? कोर लॉजिक। सभी 17 HPIs के आउटलेट्स पर, मतलब जहां से वेस्ट निकलता है, वहां सेंसर्स लगे हैं। ओके। ये डेटा कंटिन्यूअसली SPBC और CPBC के सर्वर्स पर जाता है। कौन से पैरामीटर्स मॉनिटर होते हैं? पानी में 5 की पैरामीटर्स BOD, COD, TDS, TSS और pH वैल्यू, और हवा में पार्टिकुलेट मैटर, CO, NOx, SO2 etc. और जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई, इंडस्ट्री को नोटिस जाता है, शो कॉज नोटिस। साउंड्स ग्रेट ऑन पेपर। लेकिन इसमें इश्यूज क्या हैं? 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डेटा आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। वेट, व्हाट? मतलब हम और आप ये डेटा नहीं देख सकते? नहीं। और दूसरा और सबसे बड़ा फ्लॉट, इस सिस्टम को मैनेज कौन कर रहा है? कौन? वही इंडस्ट्री जिसको मॉनिटर किया जा रहा है। नहीं, यू आर किडिंग। आई एम नॉट। ये तो वही बात हुई, द थीव्स हैव द कीज, मतलब चोर को ही चौकीदार बना दिया। दिस इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज अनबिलीवेबल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो सोचना ही मतलब स्केरी है। बिल्कुल। जब डेटा पब्लिक नहीं है तो लोकल लोग आवाज नहीं उठा सकते, और जब इंडस्ट्री खुद ही अपना रिपोर्ट कार्ड बना रही है तो उस डेटा की क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल उठेगा। तो OCEMS आइडिया तो अच्छा है, पर इंप्लीमेंटेशन में सीरियस फ्लॉज हैं। बहुत सीरियस, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। वेट, अगर इंडस्ट्री ही डेटा मैनेज करिए तो वो डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। सेंसर्स को टेम्पर कर सकती है, डेटा कैलिब्रेशन आगे पीछे कर सकती है। दैट्स द कोर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ये 5 पैरामीटर्स BOD, COD, TDS, TSS, pH, ये आम भाषा में क्या बताते हैं? बेसिकली ये बताते हैं कि पानी कितना गंदा है, BOD और COD ऑर्गेनिक पोल्यूशन बताते हैं, TDS बताता है कितने डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, TSS बताता है कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और pH बताता है कि पानी एसिडिक है या एल्कलाइन। दे आर की इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। ओके, और OCMS के पहले क्या होता था? फिजिकल इंस्पेक्शंस। क्या तब सिचुएशन और भी खराब थी? देखो, पहले फिजिकल इंस्पेक्शंस होते थे जो अचानक होते थे, बट वो कंटिन्यूस नहीं थे। OCMS का कंटिन्यूस होना ही इसका प्लस पॉइंट है, अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। राइट, द इंटेंट इज गुड। द इंटेंट इज एक्सीलेंट। अगर डेटा पब्लिक हो जाए तो क्या बदलेगा? सब कुछ। रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज उस डेटा को यूज करके इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बना सकेंगे। इट विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, एक सोशल ऑडिट हो पाएगा। वाओ, ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। Practice saying, OCEMS is a real-time monitoring system for HPIs, but it has 2 major flaws: lack of public data access and a conflict of interest because industries monitor themselves. स्पॉट ऑन। मिनी रिकैप। In short, OCEMS एक CCTV कैमरा की तरह है, जिसकी फुटेज सिर्फ गार्ड देख सकता है, और वो गार्ड भी फैक्ट्री का अपना आदमी है। परफेक्ट एनालॉजी। अब हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज के अंदर चलेंगे। हर इंडस्ट्री एक नई कहानी है। बिल्कुल। सबसे पहले, देश को रोशनी देने वाली लेकिन हवा में अंधेरा करने वाली इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स। हिडिंग। थर्मल पावर प्लांट्स, बिजली की कीमत। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी? TPPs या थर्मल पावर प्लांट्स फॉसिल फ्यूल्स, इंडिया में मोस्टली कोयला जलाकर पानी को हाई प्रेशर स्टीम में बदलते हैं, जो टर्बाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल प्रेशर कुकर वाला है ना? हाँ, इमेजिन एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर जिसमें कोयला जलाकर पानी उबाला जा रहा है। उसकी सीटी से निकलने वाली स्टीम से एक पंखा घूम रहा है और उस पंखे से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। सिंपल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। इंडिया की ज्यादातर बिजली यहीं से आती है, लेकिन इसकी एक भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट है। बहुत भारी। इस प्रोसेस की एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम है, सिर्फ 20 से 45%। वेट, ओनली 20 to 45%?
मतलब कोयला जलाने से जितनी एनर्जी निकलती है उसका 55 से 80% वेस्ट हो जाता है। यस, मोस्टली एज हीट। और ज्यादातर इंडियन टीपीपीज में पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज जैसे एफजीडी या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन नहीं है। ओके, कोर लॉजिक पे आते हैं। पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले फ्लाई ऐश। कोयला जलने के बाद जो राख हवा में उड़ती है वो है फ्लाई ऐश। ओके, इसे पानी के साथ मिलाकर ऐश पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है। ये पॉन्ड्स अगर टूट जाएं तो आसपास के खेत और नदियां टॉक्सिक हैवी मेटल से भर जाती हैं। टॉक्सिक हेवी मेटल्स जैसे? मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, एल्यूमिनियम, लिस्ट बहुत लंबी है। दूसरा, गैसियस पोल्यूटेंट्स। CO2 तो है ही, उसके अलावा SO2 जो एसिड रेन का कारण है, NOx, पार्टिकुलेट मैटर, PM, मीथेन, CO एटसेट्रा, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और वाटर पोल्यूशन? कोयला खदानों से निकलने वाला एसिड माइन ड्रेनेज और TPP से निकलने वाला गर्म पानी भी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है। द थर्मल पोल्यूशन किल्स एक्वाटिक लाइफ। कंटेक्चुअल इंसाइट में मर्क्यूरी पोल्यूशन का जिक्र है। जो यूपीएससी दूधों का दूध देश में भी था। हाँ, ये कंफर्म हुआ है कि कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स मर्क्यूरी पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। मकड़ी कोयले में नेचुरली होता है। यस, जो जलने पर गैस बनकर हवा में फैल जाता है। और याद रखना, गोल्ड माइनिंग भी मर्क्यूरी पोल्यूशन का एक सोर्स है और मर्क्यूरी एक्सपोजर का कोई भी सेफ लेवल नहीं होता। इवन स्मॉल अमाउंट्स कैन बी हार्मफुल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो साफ है। फ्लाई ऐश से जमीन बंजर, SO2 से एसिड रेन और मर्क्यूरी से नर्वस सिस्टम डैमेज। बिल्कुल। कंक्लूजन ये है कि टीपीपीज हमें बिजली तो देते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमारी हवा, पानी और जमीन चुकाती है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फ्लाई ऐश इतना डेंजरस है तो इसका कुछ और यूज नहीं हो सकता? हो सकता है और होता भी है। इसे ब्रिक्स, सीमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, जिससे ये वेस्ट से वेल्थ बन सकता है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD क्या चीज है, आपने मेंशन किया था? ये एक टेक्नोलॉजी है जो टीपीपीई की चिमनी से निकलने वाले फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को रिमूव करती है। इससे एसिड रेन का खतरा कम हो जाता है। मर्क्यूरी इतना खतरनाक क्यों है? व्हाट डज इट डू टू अस? मर्क्यूरी एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये सीधे हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड अनबोर्न बेबीज। इट कैन कॉज डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। वेरी स्कैरी। और अगर एफिशिएंसी सिर्फ 20-45% है तो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है? मोस्टली हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। जो बड़े बड़े कूलिंग टावर्स हम टीपीपीज में देखते हैं, वो इसी वेस्ट हीट को डिसिपेट करने के लिए होते हैं। गॉट इट। ओके, प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस। Thermal power plants burn coal, producing electricity, but also fly ash containing heavy metals like mercury and gases like SO2, which cause acid rain. गुड वन। मिनी रिकैप। In short, TPP are like inefficient engines that run on coal, giving us power but leaving behind a trail of toxic ash and harmful gases. परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। निर्माण की बुनियाद। ये इंडस्ट्री आयरन ओर को पिघलाकर आयरन और स्टील बनाती है, जो कंस्ट्रक्शन से लेकर गाड़ियां बनाने तक हर जगह यूज होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल किचन वाला था, राइट? हाँ, ये एक जाइंट किचन की तरह है। एक बड़ी सी भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और सब्जी डाला जाता है, कोक फ्यूल और लाइमस्टोन, फ्लक्स सफाई करने वाला एजेंट के साथ। और इससे लिक्विड आयरन, सब्जी का रस और स्लैग, कचरा अलग हो जाता है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन यही है कि हमारे आसपास की हर मजबूत चीज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कार्स, सब स्टील से बनी है। पर इस स्टील को बनाने का प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए काफी हेवी है। बैकग्राउंड यही है कि प्रोसेस कोल और कोक पर डिपेंडेंट है, सो इट्स अ मेजर पोल्यूटर। करेक्ट। चलो कोर लॉजिक पे आते हैं, बाय प्रोडक्ट्स और पोल्यूशन। पहला बाय प्रोडक्ट है स्लैग। जो हमने कचरा कहा था। हाँ, ये ब्लास्ट फर्नेस से निकला हुआ इम्प्योरिटी वाला मटेरियल है, लेकिन ये कचरा नहीं है। इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, जैसे? It can be used in cement production, road construction, and even to improve soil quality by rebalancing pH. So it's a great example of industrial symbiosis. वाओ, वेस्ट टू वेल्थ। अब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एमिशंस में आते हैं PM2.5, PM10, CO2, SO2, NOx, CO, हाइड्रोजन सल्फाइड। काफी लिस्ट है। एक अहम बात, कोक ओवन से नैफ्थलीन निकलता है जो एक हाईली टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, ये याद रखना। नैफ्थलीन, ओके। और मैग्नेटाइट पोल्यूशन, ये यूपीएससी 2021 में भी आया था। हाँ, स्टील प्रोडक्शन से मैग्नेटाइट Fe3O4 पार्टिकल्स निकलते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स। यस, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम्स में भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। सो कूल ना। दैट्स फैसिनेटिंग एंड स्केरी एट द सेम टाइम। यूपीएससी में क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था कि मैग्नेटाइट पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या हैं। ऑप्शंस थे मोटर व्हीकल्स के ब्रेक्स, इंजन्स और पावर प्लांट्स। ऑल ऑफ दीज आर सोर्सेज। इनक्रेडिबल। और वाटर पोल्यूशन? स्लैग डंप से एसिड माइन ड्रेनेज हो सकता है, जिससे हेवी मेटल्स पानी में घुल जाते हैं। और कोकिंग प्रोसेस का वेस्ट वाटर बहुत टॉक्सिक होता है, जिसमें साइनाइड, सल्फाइड्स और अमोनिया होते हैं। साइनाइड, दैट्स अ डेडली पॉइजन। इंस्टेंटली डेडली फॉर एक्वाटिक लाइफ।
कंक्लूजन यही है कि स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट्स प्रोडक्शन रिलीजेस अ कॉकटेल ऑफ पोल्यूटेंट्स विद सम यूनिक वंस लाइक मैग्नेटाइट. ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चंस. तो स्लैग एक वेस्ट प्रोडक्ट है या एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट? इट्स बोथ. अगर ऐसे ही डंप कर दिया तो वेस्ट है, बट अगर प्रोसेस करके यूज किया तो बहुत यूजफुल बाई प्रोडक्ट है. पर्सपेक्टिव की बात है. ये मैग्नेटाइट पोल्यूशन बर्ड्स को आखिर कैसे अफेक्ट करता है? Many birds use Earth's magnetic field to navigate during migration. ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स उनके इंटरनल कॉम्पस को कंफ्यूज कर सकते हैं. It's like using a compass near a giant magnet. गॉट इट. और नैफ्थलीन सिर्फ कोक ओवन से ही निकलता है? Coke ovens are a major industrial source. It's also found in tobacco smoke and is used to make mothballs. एसिड माइन ड्रेनेज, ये टर्म पहले टीपीपीज में भी आया था. कैन यू एक्सप्लेन इट सिंपली? जब पानी और हवा सल्फर बेरिंग रॉक्स जैसे कोल माइंस या स्लैग डंप्स में होते हैं तो वो रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं. ये एसिडिक पानी अपने साथ हैवी मेटल्स को घोल लेता है और वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर देता है. क्रिस्टल क्लियर. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिसिंग. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस यूजफुल slag, but also air pollutants like naphthalene from coke ovens and unique magnetite particles that can affect bird migration. Great. Mini recap. In short, making steel is a dirty process, but its waste, slag, can be turned into a valuable resource, showcasing a potential for a circular economy. Exactly. चलो, अब उस इंडस्ट्री की बात करते हैं जो हमारे घर और शहरों को शेप देती है, दिस सीमेंट इंडस्ट्री. Heading: Cement industry, the CO2 giant. इसकी डेफिनेशन? इसका इंडस्ट्री लाइमस्टोन और क्ले को एक भट्टी में बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करके क्लिंकर बनाती है, जिसे जिप्सम के साथ पीसकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है. इसका एग्जाम्पल केक बनाने जैसा है? हाँ, लाइमस्टोन और क्ले, आटा और चीनी को मिक्स करके एक बहुत गर्म ओवन किल्न में 1400 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है. जो क्लिंकर केक निकलता है उसमें थोड़ा जिप्सम फ्लेवरिंग डालकर पीस दिया जाता है और आपका सीमेंट तैयार है. Okay. Introduction. Cement is the most widely used man-made material in the world, but it's also a CO2 factory. और इसका पोल्यूशन प्रोफाइल टीपीपीज जैसा ही है, क्योंकि इसका मेन फ्यूल भी कोयला है. So core logic. Pollution. इसकी सबसे बड़ी बात है massive CO2 emissions. हाँ, सीमेंट इंडस्ट्री CO2 का एक मेजर सोर्स है. इसके दो कारण हैं. दो कारण? यस, पहला, कोयला जलाने से CO2 निकलती है, ये तो ऑब्वियस है. ठीक है. दूसरा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन कैल्सिनेशन से भी CO2 रिलीज होती है. ओह, मतलब फ्यूल से अलग प्रोसेस से ही CO2 निकल रही है. एग्जैक्टली. रूल ऑफ थंब, 1 टन सीमेंट बनाने में कम से कम आधा टन CO2 निकलती है. दैट्स अ ह्यूज रेशियो. वाओ. तो इसका सोल्यूशन क्या है? एमिशंस रिड्यूस कैसे करें? इसका एक तरीका है. लाइमस्टोन के एक हिस्से को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलता है, हाँ, या फ्लाई ऐश, जो टीपीपी से मिलता है, बिल्कुल, इनसे रिप्लेस कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस. फैंटास्टिक. और वाटर यूसेज? पानी का इस्तेमाल इक्विपमेंट को ठंडा करने, इमिशन कंट्रोल सिस्टम्स, वेट स्क्रबर्स में और स्लरी बनाने के लिए होता है. सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट is its contribution to global warming. Major contributor. Conclusion: cement literally binds our world together, but its chemical process is a massive source of greenhouse gases. Using industrial byproducts like slag and fly ash is a key strategy to make it greener. Cross questions. तो सीमेंट प्रोडक्शन में CO2 के दो सोर्सेज हैं, फ्यूल और केमिकल प्रोसेस. Yes, and that's what makes it so challenging to decarbonize. आप फ्यूल बदल सकते हो, लेकिन केमिकल प्रोसेस से निकलने वाली CO2 को रोकना बहुत मुश्किल है. You need carbon capture technologies for that. ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? क्या अलग-अलग टाइप के सीमेंट होते हैं? Yes, पोर्टलैंड सीमेंट सबसे कॉमन टाइप है. इसका नाम इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्टोन से मिलता है, क्योंकि इससे बना कंक्रीट उस पत्थर जैसा दिखता है. इंटरेस्टिंग. स्लैग और फ्लाई ऐश यूज करने से सीमेंट की क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता? In fact, in certain proportions, they can improve the durability and strength of the concrete. So, it's a win-win situation. 1400 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इनक्रेडिबली हॉट. इतना टेम्परेचर अचीव करने में कितनी एनर्जी लगती होगी? Immense. That's why the cement industry is so energy intensive and why coal is the preferred fuel, despite its polluting nature. It's cheap and energy dense. Makes sense. Okay, practice time. Practice. The cement industry is a major CO2 emitter due to both burning coal and the chemical process of calcination. Using fly ash and slag can reduce these emissions. Perfect. Mini recap. In short, for every ton of cement we make, we release at least half a ton of CO2, making it a key focus area for climate action. Well said. अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ जिसके प्रोडक्ट्स हमारी वायरिंग से लेकर बर्तनों तक में यूज होते हैं, लेकिन जिसका प्रोसेस काफी कंट्रोवर्शियल रहा है. बात करते हैं कॉपर स्मेल्टिंग की. Heading: Copper smelting, the controversial conductor. ये इंडस्ट्री कॉपर ओर से प्योर कॉपर निकालने का मल्टी स्टेज प्रोसेस है, जिसमें रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग शामिल है. इसका एग्जाम्पल साग साफ करने जैसा था. हाँ. पहले आप साग से मिट्टी और पत्थर निकालते हो, फिर उसे उबालकर रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, उसका पानी निकालते हो.
फाइनली उसमें से एक एक रेशा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अलग करके साफ साग प्योर कॉपर हासिल करते हो। Got it. Introduction. Copper is essential for our electrical world, but extracting it from the earth is a complex and polluting process. और इसका प्रोसेस लंबा है, हर स्टेप का अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है। चलो कोर लॉजिक देखते हैं। प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट्स, पोल्यूशन। ओके, प्रोसेस के कई स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 2, माइनिंग एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग में ही 20 to 50% सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनकर निकल जाता है। SO2 अगेन? हाँ, इस SO2 को अक्सर कैप्चर करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया जाता है, जो एक यूजफुल इंडस्ट्रियल केमिकल है। ओके, गुड। बाकी स्टेप्स में स्मेल्टिंग, कन्वर्टिंग, रिफाइनिंग से 99% प्योर ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से 99.99% प्योर कॉपर। और आखिरी स्टेप? स्लाइम ट्रीटमेंट। यस। उससे गोल्ड, सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल्स रिकवर की जाती हैं। अच्छा। बाय प्रोडक्ट क्या है इसका? मेन बाय प्रोडक्ट है कॉपर स्लैग। इसका यूज अब्रेसिव सरफेस क्लीनिंग जैसे सैंड ब्लास्टिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। और पोल्यूशन? और स्लैग से रेडॉन, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स का लीचिंग यानी रिसना। और सबसे बड़ा पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो स्मेल्टिंग से निकलती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी केस स्टडी पर। थूथुकुडी स्टरलाइट कॉपर प्लांट कंट्रोवर्सी। ये प्लांट तमिलनाडु में था और इंडिया के रिफाइंड कॉपर का 36% प्रोड्यूस करता था। 36%? That's a lot. हाँ, 2018 में पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद इसे बंद कर दिया गया। क्यों? कंसर्न्स क्या थे? पहला कंसर्न, प्लांट गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर था, जबकि रूल 25 किलोमीटर का है। वायलेशन। दूसरा, इस पर टॉक्सिक SO2 गैस रिलीज करने और लोकल वाटर बॉडीज को हेवी मेटल से पोल्यूट करने के आरोप थे। इसके बंद होने से असर क्या पड़ा? लोगों की नौकरियां गईं और देश में कॉपर की सप्लाई पर भी असर पड़ा। इंडिया एक नेट इंपोर्टर बन गया कॉपर का। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट। UPSC 2021 का इनसाइड भी है इस पर। हाँ, क्वेश्चन में कंफर्म किया गया कि कॉपर स्मेल्टिंग से दो मेन कंसर्न्स है। 1, कॉपर स्लैग से हेवी मेटल्स का लीचिंग हो सकता है, और 2, ये SO2 एज अ पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं। और गलत क्या था? द क्लेम कि ये लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं वाज इनकरेक्ट। मेन पोल्यूटेंट SO2 है, CO नहीं। अंडरस्टूड। तो कंक्लूजन है कि कॉपर स्मेल्टिंग क्रिटिकल है बट कैरीज ह्यूज रिस्क्स। अगर मैनेज ना किया जाए तो एक्सप्लोसिव सिचुएशंस हो सकती हैं। क्रॉस क्वेश्चंस, थूथुकुडी प्लांट इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बंद क्यों करना पड़ा? रूल्स ठीक से फॉलो नहीं हो रहे थे क्या? यही तो मेन मुद्दा था। प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को इग्नोर किया जा रहा था, स्पेशली लोकेशन और इमिशंस को लेकर। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। SO2 को कैप्चर करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल, ये पोल्यूशन कंट्रोल का एक अहम तरीका है। इट टर्न्स अ हार्मफुल पोल्यूटेंट इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, बट द की इज दैट द कैप्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी हाईली एफिशिएंट। अगर 99% कैप्चर हो रहा है तो ठीक है, अगर 80% हो रहा है तो 20% अभी भी हवा में जा रहा है। अगर स्लाइम में गोल्ड और सिल्वर मिलते हैं तो कॉपर माइनिंग काफी प्रॉफिटेबल होगी। Yes, the recovery of these precious metals, called byproduct credits, can significantly improve the economics of a copper mine and smelter. UPSC ने CO वाले ऑप्शन को गलत क्यों कहा? क्योंकि copper smelting का primary pollutant, due to the sulfur in the ore, is SO2. While some CO might be produced from fuel combustion, it is not the main or lethal pollutant associated with this specific process. Clear. Practice time. Practice. Copper smelting's main pollutants are SO2 gas and heavy metal leaching from slag. The Thoothukudi Sterilite plant case is a key example of the conflict between industry and environmental safety. Perfect. Mini recap. In short, copper is a valuable metal, but its extraction process, loaded with SO2 and heavy metals, needs extremely strict regulation, as the Thoothukudi case proves. Absolutely. अब हम बाकी इंडस्ट्रीज पर भी एक नजर डालते हैं. Let's talk about zinc and lead smelting. Right. Zinc lead industry, इसका प्रोसेस कॉपर जैसा ही है, स्मेल्टिंग बेस्ड। तो पोल्यूटेंट्स भी सिमिलर होंगे, SO2? एग्जैक्टली। SO2 एक मेजर पोल्यूटेंट है, बट इसके अलावा लेड यानी सीसा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेड इज अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। I've heard about that. It affects brain development. सिवियरली। इसलिए लेड स्मेल्टर्स के आसपास के इलाकों में सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन एक बहुत सीरियस इशू होता है। बाय प्रोडक्ट यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, SO2 को कैप्चर करके। Okay. तो lead यहाँ पर एक यूनिक डेंजरस पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका प्रोसेस आर्म स्मेल्टिंग से अलग है। इट यूजेज अ प्रोसेस कॉल्ड हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, जो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस है। बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना निकालते हैं, फिर उसे पिघलाकर करंट पास करते हैं। इसमें क्या पोल्यूटेंट है? सबसे बड़ा इशू है बाय प्रोडक्ट। बॉक्साइट को प्रोसेस करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे रेड मड कहते हैं। रेड मड? यस, इट्स हाईली एल्कलाइन एंड कंटेन्स हेवी मेटल्स। इसको स्टोर करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। कई बार रेड मड के स्टोरेज पॉन्ड्स फेल हो जाते हैं और पूरे के पूरे इलाके को कंटेमिनेट कर देते हैं। Oh, like the fly ash ponds. सिमिलर, बट रेड मड इज कॉस्टिक, मतलब जलाने वाला। इसके अलावा स्मेल्टिंग प्रोसेस से फ्लोराइड कंपाउंड्स भी निकलते हैं जो हवा और पानी को पोल्यूट करते हैं। Okay, so for aluminium, remember red mud.
नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। द बैकबोन ऑफ आवर ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलती हैं। पोल्यूशन यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ से निकलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या VOCs। ये आसानी से गैस बन जाते हैं और स्मॉक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में SO2 और NOx तो है ही। एनी यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स? यस, पेट्रोलियम कोक, जिसे पेट कोक कहते हैं, एक बाय प्रोडक्ट है जो खुद एक फ्यूल की तरह यूज होता है और क्रूड ऑयल से सल्फर निकालकर उसे भी बेचा जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर खेती के लिए जरूरी है। यहाँ 2 मेन टाइप के फर्टिलाइजर्स बनते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया और फॉस्फेट बेस्ड। इसमें पोल्यूशन का सोर्स क्या है? नाइट्रोजन प्लांट से अमोनिया गैस लीक हो सकती है जो टॉक्सिक है, और फॉस्फेट प्लांट से फ्लोराइड कंपाउंड्स निकल सकते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट है वाटर पोल्यूशन। कैसे? जब ये फर्टिलाइजर्स खेत से बहकर नदियों और तालाबों में जाते हैं तो वो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। बेसिकली वो पानी में एल्गी की ग्रोथ को इतना बढ़ा देते हैं कि पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और मछलियां मर जाती हैं। एल्गल ब्लूम्स, सुना है इसके बारे में। वही, और इसका वेस्ट वाटर भी हाई अमोनिया एंड फॉस्फेट्स होता है। ओके, नेक्स्ट अप, डिस्टिलरीज। डिस्टिलरीज में बेसिकली मोलासेस जैसे रॉ मटेरियल को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है। इसका पोल्यूशन कैसा है? इसका वेस्ट वाटर, जिसे स्पेंट वॉश कहते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग एफ्लुएंस ऑफ एनी इंडस्ट्री। इसका BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल बहुत हाई होता है। हाई BOD मतलब इसमें इतना ऑर्गेनिक मटेरियल है कि जब ये डिकम्पोज होता है तो पानी की सारी ऑक्सीजन यूज कर लेता है। इट मेक्स द वाटर कंप्लीटली डेड। दैट्स टेरिबल। इसका कोई यूज है? हाँ, अब इस स्पेंट वॉश को प्रोसेस करके बायोगैस बनाया जा रहा है और इससे फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग। आगे बढ़ते हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। पेपर एंड पल्प, यहाँ लकड़ी या बगैस जैसे रॉ मटेरियल से पल्प बनाकर पेपर बनाया जाता है। ये एक वाटर गजलर इंडस्ट्री है। और इसका पोल्यूशन? इसमें ब्लीचिंग प्रोसेस में क्लोरीन यूज होता था, जिससे डाइऑक्सिन्स निकलते थे जो हाईली कार्सिनोजेनिक हैं। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है और इसका वेस्ट वाटर भी काला गाढ़ा होता है, जिसे ब्लैक लिकर कहते हैं, और वो भी हाई इन BOD होता है। डाइऑक्सिन्स, दैट्स अ स्कैरी वर्ड। वेरी स्कैरी। चलिए अब कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री। कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज है? ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पेपर, सोप, टेक्सटाइल। इसे क्लोरीन गैस के साथ बनाया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, नमक का पानी। इसका मेन कंसर्न क्या है? पुराने प्लांट्स मर्क्यूरी सेल प्रोसेस यूज करते थे, जिससे मैसिव मर्क्यूरी पोल्यूशन होता था। अब वो फेज आउट हो रहे हैं, लेकिन क्लोरीन गैस का स्टोरेज और हैंडलिंग एक बड़ा रिस्क है। क्लोरीन इज हाईली टॉक्सिक। राइट, सो मर्क्यूरी एंड क्लोरीन आर द कीवर्ड्स हियर। नेक्स्ट, टैनरीज। टैनरीज यानी चमड़ा उद्योग। यहाँ जानवरों की खाल को प्रोसेस करके लेदर बनाया जाता है। इसके बारे में तो काफी सुना है, स्पेशली कानपुर में गंगा पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। सही सुना है। इस प्रोसेस में क्रोमियम सॉल्ट्स का बहुत यूज होता है, और क्रोमियम, स्पेशली हेक्सावेलेंट क्रोमियम, इज हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। इसका वेस्ट वाटर हेवी मेटल्स, सॉलिड्स और बदबू से भरा होता है। सॉलिड वेस्ट का क्या होता है? बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है, खाल के टुकड़े, बाल एक्सेट्रा, जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये तो काफी मेसी इंडस्ट्री लग रही है। इट इज। चलिए अब आखिरी इंडस्ट्री पर आते हैं इस लिस्ट में, द शुगर इंडस्ट्री। हेडिंग, शुगर इंडस्ट्री, मीठी चीनी कड़वा सच। इसकी डेफिनेशन सिंपल है। ये इंडस्ट्री शुगर केन यानी गन्ना या शुगर बीट से जूस निकालकर उसे फिल्टर, क्रिस्टलाइज और ड्राई करके चीनी बनाती है। इसका एग्जाम्पल तो गन्ने के जूस की दुकान है। बिल्कुल, मशीन गन्ने को क्रश करके जूस निकालती है। शुगर इंडस्ट्री इसी प्रोसेस को एक मैसिव स्केल पर करती है और फिर उस जूस को साफ करके उसे चीनी के क्रिस्टल्स बनाती है। इंट्रोडक्शन। चीनी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर इसको बनाने का प्रोसेस एनवायरनमेंट पर काफी भारी पड़ता है, स्पेशली पानी पर। हाँ, ये इंडस्ट्री एक वाटर गजलर है और वेस्ट वाटर प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आती है। कोर लॉजिक पे आते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट्स काफी यूजफुल है ना? बहुत। पहला है प्रेस मड, जो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ओके। दूसरा मोलासेस यानी शीरा, जो फूड, एथेनॉल प्रोडक्शन और एनिमल फीड में यूज होता है। एथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। यस। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बगैस, गन्ने का सूखा हुआ रेजिड्यू। हाँ, ये शुगर मिल्स में फ्यूल की तरह यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी। तो इसके बाय प्रोडक्ट्स तो काफी सस्टेनेबल है। पोल्यूशन कहाँ है? एयर पोल्यूशन है। गन्ने की पत्तियां और बगासे जलाने से फ्लाई ऐश, SO2, CO और NOx निकलता है। फिर जूस साफ करने के लिए सल्फिटेशन, SO2 यूज करके, और कार्बोनेशन, CO2 यूज करके प्रोसेस से भी ये गैसेस रिलीज होती हैं। और वाटर यूसेज? एक्सट्रीम। 1 kg गन्ना उगाने में 1500 से 2000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गन्ने के लिए? हाँ, और फिर 1 टन गन्ने को प्रोसेस करने में एडिशनल 1500 से 2000 लीटर पानी लगता है। इट्स इनक्रेडिबली वाटर इंटेंसिव। और वाटर पोल्यूशन? वेस्ट वाटर में हाई ऑर्गेनिक लोड, हाई BOD होता है। डिस्टिलरी जैसा ही केस। इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और हाई TDS भी पाए जाते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो साफ है, पानी की कमी और नदियों का पोल्यूशन। बिल्कुल। कंक्लूजन ये है कि शुगर इंडस्ट्री एक परफेक्ट एग्जाम्पल है
एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जिसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, पर इसके बाय प्रोडक्ट्स एक सर्कुलर इकोनॉमी का रास्ता दिखाते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस, अगर बगैस को फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। Yes, it is. It's a form of renewable energy called cogeneration. लेकिन इसके जलने से एयर पोल्यूशन तो होता ही है, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। प्रॉपर फिल्टर्स के बिना ये भी हार्मफुल है। 1 kg चीनी के लिए इतना पानी, ये सुनकर तो अजीब लग रहा है। ये वाटर फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें गन्ना उगाने से लेकर प्रोसेस करने तक का सारा पानी शामिल है। इट मेक्स अस थिंक अबाउट द हिडन रिसोर्सेज इन आवर फूड। वेस्ट वाटर में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्यों होते हैं? Coliform bacteria usually indicate fecal contamination, but in industrial wastewater, they can also come from soil and plant matter. उनकी प्रेजेंस बताती है कि पानी पीने या नहाने के लायक बिल्कुल नहीं है। इथेनॉल प्रोडक्शन का क्या रोल है इसमें? मोलासिस से एथेनॉल बनाया जाता है, जिसे पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ये एक सस्टेनेबल फ्यूल ऑप्शन है और शुगर इंडस्ट्री को एडिशनल रेवेन्यू देता है। ये उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स practice. The sugar industry is a major water guzzler and water polluter, high BOD. It has useful byproducts like bagasse, fuel, and molasses, ethanol production. Perfect. Mini recap. In short, the sweetness of sugar comes at a high environmental cost, mainly through massive water use and pollution, but its byproducts offer a path to sustainability. Excellent summary. What a journey. हमने इतनी सारी इंडस्ट्रीज को कवर किया। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। हाँ, हमने सफर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन इज की। हमने समझा कि HPIs, GPIs और वाटर गजलर्स क्या हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि प्रॉब्लम एरियाज कहाँ हैं। सेकेंड पॉइंट, मॉनिटरिंग हैज फ्लॉज। हमने OCMS सिस्टम के बारे में जाना, जो एक अच्छा आइडिया है पर ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कमजोर है। बिल्कुल। तीसरा, एवरी इंडस्ट्री हैज अ स्टोरी। हमने देखा कि हर इंडस्ट्री, चाहे वो TPP हो या टैनरी, का एक यूनिक प्रोसेस, यूनिक पोल्यूटेंट्स जैसे मैग्नेटाइट या क्रोमियम और यूनिक बाय प्रोडक्ट्स जैसे स्लैग या बगासे होते हैं। चौथा, पोल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स। एयर पोल्यूशन, CO2, SO2, वाटर पोल्यूशन, हैवी मेटल्स, हाई BOD और सॉलिड वेस्ट, फ्लाई ऐश, रेड मड, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और पांचवा, देयर इज होप। कई इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट्स जैसे स्लैग, फ्लाई ऐश और बगासे को दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। दिस आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस इज द की टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ब्रिलियंट रिकैप। अब आपकी बारी। इन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। रेडी। नंबर 1, एक HPI और एक GPI में क्या मेन डिफरेंस है? नंबर 2, OCEMS मॉनिटरिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है और उसे आसान शब्दों में कैसे समझाओगे? 3, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश इतनी चिंता का विषय क्यों है? 4, थूथुकुडी स्टरलाइट कॉपर प्लांट कंट्रोवर्सी क्या थी और इससे हम क्या सीख सकते हैं? 5, सीमेंट इंडस्ट्री को CO2 एमिशंस का जायंट क्यों कहा जाता है? हिंट, 2 कारण हैं। शुगर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। इन 17 इंडस्ट्रीज में से कोई भी एक इंडस्ट्री चुनो। 1 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो कि आप उसके प्रोसेस, एक मेन पोल्यूटेंट और एक पॉजिटिव बाय प्रोडक्ट को आवाज में रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन कर सको। See how much you remember. याद रखना, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब हमें पता होता है कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तभी हम अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। दिस नॉलेज एम्पावर्स अस ऑल। अगर आपको ये अनोखा सफर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक और अनोखे विषय के साथ। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो बीमार हो सकती है? सीरियसली, भारत का लगभग 30% हिस्सा यानी कि 1/3 लैंड डिग्रेड हो रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपकी फेवरेट वीडियो गेम का 1/3 मैप करप्ट हो गया हो। स्कैरी है ना? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक बटन दबा दो और बेल आइकॉन ऑन कर लो ताकि आप कोई भी ऑसम डिस्कशन मिस ना करो। बिल्कुल। आज हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे लैंड डिग्रेडेशन को समझने से, फिर उसके मेजर कॉजेज जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल सैलिनिटी और डेजर्टिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। एग्जैक्टली। फिर हम देखेंगे कि विंड और वाटर इरोजन कैसे आफत मचाते हैं और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन और UNCCD जैसे ग्लोबल एफर्ट्स। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम, लैंड डिग्रेडेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, द सिकनेस ऑफ आवर सॉइल। तो सबसे पहले चलिए इसका ए हेडिंग देखते हैं। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? सिंपल शब्दों में आखिर ये है क्या? बेसिकली जब सॉइल की क्वालिटी गिरती है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या अर्बन पर्पसेस के लिए, उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। समझे? अच्छा, इम्प्रॉपर यूज
इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकती हैं आप? बिल्कुल। सोचो तुम्हारे घर के पास एक खेत था। वहां सालों तक एक ही फसल उगाई गई, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए गए। धीरे धीरे उस जमीन ने अपनी फर्टिलिटी खो दी। अब वहां कुछ ठीक से उगता ही नहीं। यही है लैंड डिग्रेडेशन इन एक्शन। गॉट इट। तो अब आते हैं डी कंटेंट डिस्कशन पर। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन एक साइलेंट थ्रेट है। यह हमारे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसके 3 मेन फॉर्म्स हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे। और इसका बैकग्राउंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा फूड, वाटर और फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस हियर दोस्त। सही बात है। तो चलिए इसके कोर लॉजिक को समझते हैं। इसके 3 फॉर्म्स कौन से हैं? पहला है फिजिकल डिटीरियोरेशन। इसमें सॉइल इरोजन आता है, यानी मिट्टी का कटना या बह जाना। ओके, फिजिकल मतलब उसकी फिजिकल फॉर्म बिगड़ रही है। करेक्ट। दूसरा है केमिकल डिटीरियोरेशन। इसका मतलब है मिट्टी में सैलिनिटी यानी नमक या अल्कैलिनिटी यानी खारापन बढ़ जाना। अच्छा, मिट्टी का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाना। एग्जैक्टली। और तीसरा है बायोलॉजिकल डिटीरियोरेशन। इसमें पोल्यूशन और वेजिटल कवर का खत्म होना शामिल है। मतलब उसकी जीवंतता खत्म हो रही है। समझ गया। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है? इससे खेती कम होती है, पानी की कमी होती है और एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। बेसिकली अ चेन रिएक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। अ चेन रिएक्शन। तो इस डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो लैंड डिग्रेडेशन सिर्फ मिट्टी का इशू नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चंस पर। मेरा पहला सवाल, अगर मैं कहता हूं सॉइल इरोजन, तो ये किस टाइप का डिटीरिएशन है? ये है फिजिकल डिटोरिएशन। ओके, और सैलिनिटी का बढ़ना? वो है केमिकल डिटोरिएशन। सिंपल। क्वेश्चन 3, क्या अर्बन पर्पसेस से भी लैंड डिग्रेड हो सकता है? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन से बहुत तेजी से होता है। अच्छा, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का एक सिंपल एग्जांपल क्या होगा? सबसे आसान एग्जाम्पल है जंगल काटने से वेजिटल कवर का लॉस। राइट। आखिरी सवाल, तो तीनों टाइप्स में सबसे डेंजरस कौन सा है? ये तो ट्रिकी है एक्चुअली। ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को बढ़ावा देता है। तो किसी एक को सबसे डेंजरस कहना गलत होगा। सही पॉइंट है। चलिए अब आते हैं ई, प्रैक्टिस के ऊपर। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग लैंड डेग्रेडेशन हैज 3 फॉर्म्स: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिटीरियोरेशन। और अब एक एफ, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लैंड डेग्रेडेशन सॉइल की क्वालिटी का डिक्लाइन है जिसके 3 मेन टाइप्स हैं। याद रखना। बिल्कुल। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक नेम, डिफॉरेस्टेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम। व्हाई आर फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग? ए, हेडिंग। डिफॉरेस्टेशन कटिंग आवर लाइफलाइन। इसकी बी, सरल परिभाषा क्या होगी? डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मतलब है जंगलों का काटना या साफ करना फॉर अदर यूजेस। बेसिकली ट्रीज को हटाना। और इसका सी, असल जिंदगी का उदाहरण। इमेजिन एक निन हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके लिए एक पूरा छोटा सा जंगल साफ कर दिया गया। दैट्स अ क्लासिक केस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर अर्बनाइजेशन। राइट। चलिए गराग, कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। डिफॉरेस्टेशन असल में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। पेड़ मिट्टी को पकड़कर रखते हैं, उनके बिना मिट्टी बह जाती है। और इसका बैकग्राउंड, ये अचानक इतना क्यों बढ़ गया? पॉपुलेशन बढ़ने से फॉरेस्ट्स पर प्रेशर बढ़ गया है। हमारे सोर्सेज में शिवालिक रेंज और चंबल वैली इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इसके मेन कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लोग जंगल साफ करके खेती करते हैं, 2-3 साल बाद जमीन छोड़ देते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर से अब ये अनसस्टेनेबल हो गया है। और दूसरा? हाँ, और भी है, जैसे माइनिंग, खासकर ओपन कास्ट माइनिंग, प्लांटेशन बूम, कॉफी, टी, पाम ऑयल के लिए जंगल साफ करना, ओवरग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन, फ्लड्स और फॉरेस्ट फायर्स। वाह, काफी लंबी लिस्ट है। अब इसके इफेक्ट्स पर आते हैं। ठीक है, इसका पहला इफेक्ट है कि फॉरेस्ट कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बन जाता है। फॉरेस्ट कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, पर जब कट जाते हैं तो कार्बन रिलीज करते हैं। ओह, ये तो डबल नुकसान है। बिल्कुल। दूसरा इफेक्ट है वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन। पेड़ ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर रिसाइकिल करते हैं, जिससे बारिश होती है। डिफॉरेस्टेशन से ये साइकिल टूट जाती है। इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता है, क्योंकि पानी रुकता नहीं, सीधा बह जाता है, जिसे हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट? लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि बारिश कम हो जाती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो सीधा क्लाइमेट चेंज से जुड़ गया। एग्जैक्टली। इससे क्लाइमेट चेंज तेज होता है, फ्लड्स और ड्रॉट्स आते हैं और बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। कूल ना? बिल्कुल नहीं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पेड़ काटना नहीं है, ये एक नेचुरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके सीरियस लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। राइट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, डिफॉरेस्टेशन का वाटर साइकिल पर क्या इमीडिएट इफेक्ट होता है? ग्राउंड वाटर लेवल का नीचे जाना। क्वेश्चन 2, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज अनसस्टेनेबल क्यों हो गई है? पॉपुलेशन प्रेशर के कारण। ओके, क्या कॉफी पीने से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है? हाँ, अगर कॉफी प्लांटेशंस के लिए जंगल काटे जा रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्टिंग। चौथा सवाल, फॉरेस्ट कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स कैसे बन जाता है? जब पेड़ काटे जाते हैं, उनमें स्टोर किया हुआ कार्बन रिलीज हो जाता है। गॉट इट।
और आखिरी सवाल, डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा सिंगल कॉज क्या है? ये रीजन पर डिपेंड करता है, बट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। ठीक है। अब ई, प्रैक्टिस क्यू। पॉज करके बोलो। डिफॉरेस्टेशन ब्रेक्स द नेचुरल वाटर साइकिल एंड टर्न्स कार्बन सिंक्स इनटू कार्बन सोर्सेज। और अब एक एफ, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज है जो वाटर साइकिल तोड़ता है और क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेम, सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल अल्कलाइनिटी। ब्रॉड माइक्रो थीम, व्हेन सॉइल गेट्स टू सॉल्टी। ए, हेडिंग, सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी। इसकी बी, सरल परिभाषा क्या है? जब मिट्टी की ऊपरी परत यानी टॉप सॉइल में नमक, सिलाइन और खार एल्कलाइन जम जाता है, उसे कहते हैं सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी। मिट्टी सॉल्टी हो जाती है। अच्छा। और सी, असल जिंदगी का उदाहरण, कभी देखा खेत में सफेद सफेद लेयर जमी हुई? वही है सॉल्ट डिपॉजिट। ये जमीन को बंजर बना सकती है। हाँ, देखा है। अब इसके डीप कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन। ये प्रॉब्लम खासकर उन जगहों पर होती है जहां पानी का आना जाना ठीक से नहीं होता। इसका बैकग्राउंड क्या है? इंडिया में इसका क्या सीन है? इंडिया में यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स इससे बहुत अफेक्टेड हैं। अब इसके कोर लॉजिक पर आते हैं। कॉजेज क्या हैं इसके? पहला तो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिससे नेचुरल सॉल्ट्स रिलीज होते हैं। ओके, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। दूसरा है पुअर ड्रेनेज, पानी जमा होता है, इवेपोरेट होता है और सॉल्ट्स पीछे छोड़ जाता है। राइट। और हाई सब सॉइल वाटर टेबल, ड्राई सीजन में पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर आता है और अपने साथ सॉल्ट्स लाता है। और सबसे बड़ा कॉज, ओवर इरिगेशन। केनाल से ज्यादा इरिगेशन ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा देता है, जो सॉल्ट्स को सरफेस पर ले आता है। इसका कोई स्पेसिफिक केस स्टडी है? हाँ, इंदिरा गांधी केनाल। उसने राजस्थान को ग्रैनरी बनाया, बट इसके कारण सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की सीरियस प्रॉब्लम भी हुई। एक और कॉज सुना था, सैंड माइनिंग, उसका क्या रोल है? सही सुना। रिवर बेड से सैंड निकालने से कैपिलरी एक्शन खत्म हो जाता है, वाटर टेबल नीचे जाता है और सैलिनिटी बढ़ती है। माय गॉड, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, कल्टीवेशन इम्पॉसिबल हो जाती है, सिर्फ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स जैसे कॉटन और बार्ली ही उग पाते हैं। और फॉडर और फूड की क्वालिटी खराब होती है, बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आती है, और फ्लड्स आते हैं क्योंकि पानी पर्कुलेट नहीं होता। तो इसको ठीक करने के स्टेप्स हैं? हाँ बिल्कुल। पहला, प्रोवाइड ड्रेनेज आउटलेट्स, कैनल्स की लाइनिंग करो टू सील लीकेजेस। इरिगेशन फैसिलिटीज जुडिशियसली यूज करो। ये तो मैनेजमेंट की बात हुई, ट्रीटमेंट के लिए कुछ? हाँ, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन प्लांट करो, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिप्सम अप्लाई करो टू कन्वर्ट एल्कलीज। जिप्सम, नोटेड। कुछ केसेस में सल्फ्यूरिक एसिड या ऑर्गेनिक रेसिड्यूज जैसे राइस हस्क्स भी ऐड करते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीधा किसानों पर पड़ता है। हाँ, किसानों की इनकम कम होती है, फूड सिक्योरिटी पर खतरा आता है। कंक्लूजन क्या है इस चंक का? सैलिनिटी एक मैन मेड डिजास्टर भी हो सकती है, खासकर गलत इरिगेशन प्रैक्टिसेस से, बट अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। चलिए, क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इंदिरा गांधी कैनाल का नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या था? सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। ओके। सैलिनिटी को ठीक करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? जिप्सम। ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी कैसे बढ़ती है? ये ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाता है, जो अपने साथ सॉल्ट्स लाता है। ठीक है। क्या सैंड माइनिंग से भी सॉइल पर असर पड़ता है? यस, इट लोअर्स द वाटर टेबल एंड इंक्रीजेस सैलिनिटी। लास्ट क्वेश्चन, अगर मिट्टी सलाइन हो जाए तो क्या वहां गेहूं यानी वीट उगा सकते हैं? जनरली नहीं, कॉटन या बार्ली जैसे सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। राइट। अब ई, प्रैक्टिस क्यू। चलो प्रैक्टिस करते हैं। बोलो। ओवर इरिगेशन कैन लीड टू सॉइल सैलिनिटी बाय रेजिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। और अब एफ, मिनी रिकैप। सॉल्ट बिल्डअप है जो गलत इरिगेशन से बढ़ता है, लेकिन जिप्सम जैसे सोल्यूशन से इसे ठीक किया जा सकता है। परफेक्ट। अब अगले भयानक टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक नेम, डेजर्टिफिकेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम। व्हेन फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट। ए, हेडिंग। डेजर्टिफिकेशन। बी, सरल परिभाषा क्या होगी इसकी? डेजर्टिफिकेशन का मतलब है फर्टाइल जमीन का धीरे धीरे डेजर्ट जैसी कंडीशंस में बदल जाना। ये एरिड या सेमी एरिड एरियाज में होता है। सी, असल जिंदगी का उदाहरण। सोचो, एक गांव है जिसके पास थोड़ी हरी भरी जमीन है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा पशु चराए गए, मतलब ओवरग्रेजिंग हुई और पेड़ काटे गए। धीरे धीरे वो जमीन सूख गई और अब वहां सिर्फ धूल उड़ती है। दैट्स डेजर्टिफिकेशन। समझ गया। डी, कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, ये नेचुरल डेजर्ट के फैलने से अलग है। ये लैंड डिग्रेडेशन का एक फॉर्म है। इंडिया में इंडस और अरावली रेंज के बीच का एरिया इससे अफेक्टेड है। इसका बैकग्राउंड क्या है? कितनी तेजी से हो रहा है ये? सोर्सेस कहते हैं कि थार डेजर्ट हर साल लगभग 0.5 किलोमीटर की रेट से आगे बढ़ रहा है। ये एक सीरियस इशू है दोस्त। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इसका प्रोसेस और कॉजेस क्या है? इसका मेन एजेंट है विंड इरोशन। डेजर्ट सॉइल्स हवा से आसानी से उड़ जाती हैं।
हवा सैंड को फर्टाइल लैंड पर डिपॉजिट करती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। और इसके की ड्राइवर्स? की ड्राइवर्स हैं अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज। इसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? Drifting sand on agricultural land, excessive soil erosion, deposition of sand in rivers and lakes, lowering of water table, और increase in wastelands, decrease in agricultural production और increased frequency of droughts। एक पूरी लिस्ट है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स हैं? Intensive tree plantation, mulching, shifting sand dunes, controlling grazing, banning indiscriminate tree felling। और फ्यूल का क्या? सही पॉइंट। Promoting alternative fuel sources ताकि लोग लकड़ी ना काटें और सैंडी लैंड्स के यूज के लिए जुडिशियस प्लानिंग। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट उसका बहुत भयानक होगा। बिल्कुल, लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, पानी की भीषण कमी होती है और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? डेजर्टिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से इसे रोका जा सकता है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। थार डेजर्ट किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है? अबाउट 0.5 किलोमीटर पर ईयर। डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा नेचुरल एजेंट क्या है? विंड इरोजन। डिसर्टिफिकेशन को रोकने का एक सिंपल तरीका बताओ। इंटेंसिव ट्री प्लांटेशन यानी शेल्टर बेल्ट्स बनाना। क्या ओवरग्रेजिंग डेजर्टिफिकेशन का कॉज हो सकती है? यस, इट्स वन ऑफ द की ड्राइवर्स। आखिरी सवाल, डेजर्टिफिकेशन और डेजर्ट का एक्सपेंशन क्या ये सेम चीज है? नहीं, डेजर्टिफिकेशन ड्राईलैंड्स का डिग्रेडेशन है। जरूरी नहीं कि डेजर्ट फिजिकली एक्सपैंड हो रहा हो। इंटरेस्टिंग डिफरेंस। अब ई प्रैक्टिस क्यू। Practice saying key drivers of desertification are uncontrolled grazing, deforestation, and climate change. और एफ मिनी रिकैप। In short, desertification is the degradation of drylands due to human activities and climate change, but it can be controlled with measures like afforestation. चलिए अब पार्ट 2 में एंटर करते हैं। यहाँ हम कुछ और फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन देखेंगे। पहला टॉपिक है वाटर लॉगिंग, फॉल्टी एग्रीकल्चर, विंड एंड वाटर इरोजन। Broad micro theme: the many ways we harm our land. इसमें पहला चंक है चंक 5, वाटर लॉगिंग। ए हेडिंग वाटर लॉगिंग, टू मच वाटर। बी सरल परिभाषा क्या है इसकी? जब जमीन में पानी भर जाता है और निकल नहीं पाता, उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। The soil gets soaked. इसका सी असल जिंदगी का उदाहरण। बारिश के बाद तुम्हारे प्लेग्राउंड में कई दिनों तक पानी भरा रहता है ना, दैट्स अ स्मॉल स्केल एग्जांपल ऑफ वाटर लॉगिंग। हाँ बिल्कुल। चलिए डी कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इंडिया में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर जमीन वाटरलॉग्ड है और ये सैलिनिटी का एक प्राइमरी कॉज भी है। 12 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इसका कोर लॉजिक, मतलब इसे ठीक कैसे करें? मेथड्स फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। दो मेन मेथड्स हैं। पहला सरफेस ड्रेनेज, ओपन ड्रेन्स बनाकर पानी को निकालना, सिंपल है। और दूसरा? दूसरा वर्टिकल ड्रेनेज, बोर या वेल से जमीन के नीचे का पानी निकालना। इंडो-गैंजेटिक प्लेन में ये इफेक्टिव है क्योंकि उस पानी को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स कूल ना? हाँ, ये तो डबल बेनिफिट है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है? फसलें सड़ जाती हैं, जमीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कंक्लूजन। द मेन सोल्यूशन फॉर वाटर लॉगिंग इज अ प्रॉपर ड्रेनेज स्कीम। ठीक है, अब इसके क्रॉस क्वेश्चंस। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी में क्या कनेक्शन है? वाटर लॉगिंग इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ सैलिनिटी। इंडिया का कितना एरिया वाटर लॉग्ड है? Approximately 12 million hectares. वर्टिकल ड्रेनेज क्या होता है? Pumping out underlying water through a bore or well. क्या वाटर लॉगिंग से प्लांट्स मर सकते हैं? Yes, due to lack of oxygen in the soil. ओके। सरफेस ड्रेनेज का क्या मतलब है? Creating open channels to let water flow away. क्लियर है। अब ई प्रैक्टिस क्यू। Pause and say, the two main solutions for water logging are surface drainage and vertical drainage. और एफ मिनी रिकैप। In short, water logging is excess water in soil, which causes salinity, and the best solution is proper drainage. नेक्स्ट चंक है चंक 6, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ए हेडिंग फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसकी बी सरल परिभाषा है, खेती करने के गलत तरीके जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेट्स जंप टू सी कंटेंट डिस्कशन। इसका कोर लॉजिक क्या है? पहला है रॉन्ग प्लोइंग। स्लोप के अलोंग प्लोइंग करने से पानी तेजी से बहता है और मिट्टी को बहा ले जाता है। सही तरीका है कंटूर प्लोइंग। ओके। दूसरा? लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, हर साल एक ही फसल उगाने से सॉइल के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और तीसरा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हमने पहले भी डिस्कस किया, इससे फॉरेस्ट कवर हटता है और सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चंस। स्लोप पर प्लाउइंग करने का सही तरीका क्या है? कॉन्टोर प्लाउइंग यानी स्लोप के अक्रॉस। एक ही क्रॉप बार बार उगाने को क्या कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग से सॉइल पर क्या असर पड़ता है? इट डिप्लीट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचाती है? हिल स्लोप्स पर। क्रॉप रोटेशन का एक फायदा बताओ। इट हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। एक्सीलेंट। अब ई प्रैक्टिस क्यू। Practice saying, wrong plowing, monocropping, and shifting cultivation are faulty agricultural methods. और एफ मिनी रिकैप। In short, wrong plowing, lack of crop rotation, and shifting cultivation
A key faulty farming practices causing soil erosion. अब आते हैं चंक 7 पर, विंड इरोजन। ए हेडिंग विंड इरोजन। इसका एक और नाम है एओलियन इरोजन। इसकी बी सरल परिभाषा। जब तेज हवा मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर को उड़ा ले जाती है। ये एरिड रीजन्स में कॉमन है। लेट्स डिस्कस द सी कंटेंट। इसका कोर लॉजिक, इसका प्रोसेस क्या है? इसके 3 मेन प्रोसेस हैं। पहला सॉल्टेशन, फाइन और मीडियम सैंड के पार्टिकल्स उछल कर आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइक बाउंसिंग। एग्जैक्टली। दूसरा है सस्पेंशन, बहुत छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़कर दूर तक जाते हैं। और तीसरा सरफेस क्रीप, मोटे सैंड पार्टिकल्स जमीन पर लुढ़कते हैं या रोल करते हैं। एक और टर्म है डेजर्ट पेवमेंट, वो क्या है? जब हवा सारी फाइन मिट्टी उड़ा ले जाती है और सिर्फ मोटे पत्थर और ग्रेवल्स पीछे रह जाते हैं, वो एक पथरीली सरफेस बनाते हैं। उसी को डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। गॉट इट। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। फर्टाइल लैंड बंजर हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ओएसिस बनने का ये पहला स्टेप भी हो सकता है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। विंड इरोजन का दूसरा नाम क्या है? एओलियन इरोजन। सॉल्टेशन प्रोसेस में क्या होता है? सैंड पार्टिकल्स लीप एंड बाउंड। डेजर्ट पेवमेंट कैसे बनता है? जब हवा सारी फाइन मिट्टी उड़ा ले जाती है और सिर्फ मोटे पत्थर रह जाते हैं। सस्पेंशन में किस साइज के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं? वेरी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। ये इरोजन किन एरियाज में ज्यादा होता है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। चलिए ई प्रैक्टिस क्यू। Practicing the 3 processes of wind erosion: saltation, suspension, and surface creep. और एफ मिनी रिकैप। In short, wind erosion moves soil in 3 ways: saltation, suspension, and surface creep, and is common in dry areas. अब इस पार्ट का आखिरी चंक, चंक 8, वाटर इरोजन। ए हेडिंग वाटर इरोजन, द पावर ऑफ वाटर। इसकी B सरल परिभाषा है, जब बहता हुआ पानी मिट्टी को काटता या बहा ले जाता है। इसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं। लेट्स गेट इनटू द सी कंटेंट डिस्कशन। कोर लॉजिक, टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। हाँ, इसकी पूरी एक सीक्वेंस है। पहला है स्प्लैश इरोजन। बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं तो वो छोटे बॉम्ब्स की तरह एक्ट करती हैं और सॉइल पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करती हैं। इरोजन की शुरुआत एक बूंद से, वाओ। उसके बाद है शीट इरोजन, जब पानी एक शीट या परत की तरह पूरे स्लोप पर बहता है और मिट्टी की पतली लेयर हटा देता है। उलूरू या एयर्स रॉक इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फिर आती है रिल एंड गली इरोजन। हाँ, करेक्ट। शीट इरोजन के बाद रिल्स यानी उंगली जैसी नालियां बनती हैं। जब रिल्स बड़ी हो जाती हैं तो वो गलीज बन जाती हैं। इससे बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है, जैसे चंबल रवीन्स। और गली के बाद? गली और गहरी होती है तो रवीन बनती है, जो 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। और गहरी और चौड़ी होने पर बनता है कैनियन, जैसे ग्रैंड कैनियन। एक पूरा एवोल्यूशन है। और भी टाइप्स हैं? हाँ, कुछ और है। स्ट्रीम बैंक इरोजन यानी नदी के किनारों का कटना। लैंडस्लाइड, जिसमें ग्रेविटी के फोर्स से मिट्टी और पत्थर अचानक नीचे गिरते हैं। कोस्टल एरियाज में? वहां होता है कोस्टल इरोजन, समुद्र की लहरों से, जिसे रोकने के लिए ग्रोइन जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और आखिरी ग्लेशियल इरोजन, स्लोली मूव करते हुए ग्लेशियर्स से होने वाला इरोजन। ग्रेट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। चंबल रवीन्स किस टाइप के इरोजन का एग्जाम्पल है? गली इरोजन। इरोजन का सबसे पहला स्टेज कौन सा है, स्प्लैश या शीट? स्प्लैश इरोजन। रिल और गली में क्या डिफरेंस है? गली इज अ लार्जर रिल दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय नॉर्मल फार्मिंग। कोस्टल इरोजन को कम करने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? अ ग्रोइन। ग्रैंड कैनियन इरोजन के किस स्टेज का एग्जाम्पल है? कैनियन फॉर्मेशन, which is an advanced stage of gully erosion. परफेक्ट। अब ई प्रैक्टिस क्यू। Practice seeing the sequence: splash, sheet, rill, gully, ravine, canyon. और एफ मिनी रिकैप। In short, water erosion starts from a single raindrop, splash erosion, and can grow to form massive canyons. चलिए अब पार्ट 3 पर आते हैं। द स्टेट ऑफ डिग्रेडेशन इन इंडिया। टॉपिक नेम सी इरोजन इन इंडिया एंड वाइड स्प्रेड डेजर्टिफिकेशन। Broad micro theme: India's land under threat. पहला चंक है चंक 9, सी इरोजन इन इंडिया। A. Heading: Sea erosion in India. The shrinking coastline. इसकी बी सरल परिभाषा। इंडिया के कोस्टलाइन का समुद्र की वजह से कटना या पीछे हटना। चलिए डी कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। NCCR की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2018 के बीच इंडिया की 32% कोस्टलाइन इरोड हुई। 32%। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? पहली फाइंडिंग, ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा इरोजन हुआ है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट? वेस्ट बंगाल, जिसका 60% कोस्टलाइन इरोड हो रहा है, उसके बाद ओडिशा 51% के साथ। पर ईस्ट कोस्ट पर ही ज्यादा इरोजन क्यों हो रहा है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। 1, बे ऑफ बंगाल में रफर सीज हैं। 2, फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटीज। और 3, ईस्टर्न कोस्ट पर दोनों मॉनसून्स आते हैं, साउथ वेस्ट भी और नॉर्थ ईस्ट भी, जिससे सी रफ रहता है। कोई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं? बिल्कुल। कोस्टलाइन पर कंस्ट्रक्शन, जैसे पोर्ट्स और ड्रेजिंग। इसकी एक केस स्टडी विशाखापट्टनम है, जहां पोर्ट कंस्ट्रक्शन के बाद से इरोजन की प्रॉब्लम है। एक टर्म है एक्रीशन, ये क्या है? ये इरोजन का उल्टा है, यानी कोस्टलाइन का बढ़ना। लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता। ये भी डेल्टाइक इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सी इरोजन को चेक करने के लिए क्या मेजर्स हैं? एक है बीच नरिशमेंट,
समुद्र से सैंड निकालकर इरोडिंग बीच पर डालना। दूसरा, सबमर्ज्ड ब्रेकवाटर्स कंस्ट्रक्ट करना। और तीसरा, स्ट्रक्चर्स जैसे सी वॉल्स, रिवेटमेंट्स एंड ग्रोइंग्स बनाना। कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? हाँ, दो मेन है, NCR नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च और NCSCM नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चंस। इंडिया की कौन सी कोस्ट ज्यादा इरोड हो रही है, ईस्ट या वेस्ट? ईस्टर्न कोस्ट। सबसे वल्नरेबल स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। बीच नरिशमेंट क्या है? डिपॉजिटिंग सैंड ऑन इरोडिंग बीचेस टू क्रिएट अ बफर। क्या अक्रीशन हमेशा अच्छा होता है? नहीं, इट कैन हार्म डेल्टाइक इकोसिस्टम्स। ईस्ट कोस्ट पर ज्यादा इरोजन का एक रीजन बताओ। फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटीज इन द बे ऑफ बंगाल। अब प्रैक्टिस क्यू। Pause and practice saying, India's eastern coast is more vulnerable to sea erosion than the western coast. और एफ मिनी रिकैप। In short, 32% of India's coastline is eroding, with the eastern coast being more vulnerable due to rougher seas and cyclones. चलिए अब अगले चंक पर, चंक 10, डिजर्टिफिकेशन सेटिंग इन अक्रॉस इंडिया। एक हेडिंग, डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया, अ क्वार्टर ऑफ द नेशन। इसकी 20 सरल परिभाषा, इंडिया के बड़े हिस्से में जमीन डेजर्ट जैसी बन रही है। ओके। डी कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। ISRO डेटा कहता है कि इंडिया का 30% एरिया यानी 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड हो रहा है। 30%? इसके रीजनल कॉजेज क्या हैं? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। महाराष्ट्र में टिम्बर माफिया एक्टिविटी, झारखंड और उड़ीसा में? एक्सेसिव माइनिंग, और गोवा में? गोवा में रैम्पेंट माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बैन भी लगाया था। नॉर्थ ईस्ट में? नागालैंड में झूम कल्टिवेशन, गुजरात और हिमाचल? गुजरात में ओवरग्रेजिंग और हिमाचल प्रदेश में लेस स्नो एंड मोर रेनफॉल, एक क्लाइमेट चेंज का असर। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं? एक बड़ा इशू है एपैथी फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसका एग्जाम्पल है गोवा के मोपा एयरपोर्ट का केस। वहां EIR रिपोर्ट में पेड़ नहीं दिखाए गए थे, लेकिन बाद में 54,000 से ज्यादा पेड़ मिले। शॉकिंग। और डिजर्टिफिकेशन इन कोल्ड एरियाज भी बढ़ रहा है, जैसे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में। एक और चीज, लॉस ऑफ कॉमन लैंड्स। हाँ, 2005 से 2015 के बीच इंडिया ने 31% ग्रासलैंड्स खो दिए। ये एक चिंता का विषय है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2019 क्या कहती है? वो कहती है कि 29 में से 26 स्टेट्स में डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसलमेर, लाहौल एंड स्पीति एंड कारगिल। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। ISRO के अकॉर्डिंग इंडिया का कितना एरिया डिग्रेड हो रहा है? अबाउट 30%। झारखंड में डेजर्टिफिकेशन का मेन कॉज क्या है? एक्सेसिव माइनिंग। इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिजर्टिफाइड है? जैसलमेर इन राजस्थान। मोपा एयरपोर्ट केस क्या हाईलाइट करता है? फेलियर्स इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। क्या डेजर्टिफिकेशन सिर्फ गर्म इलाकों में होता है? नहीं, कोल्ड एरियाज जैसे लद्दाख में भी हो रहा है। अब ई प्रैक्टिस क्यू। Practice saying, according to ISRO, about 30% of India's total area is undergoing degradation. और एफ मिनी रिकैप। In short, desertification affects nearly 30% of India, driven by diverse regional causes from mining to overgrazing, and is even occurring in cold deserts. तो ये थी प्रॉब्लम्स। अब आते हैं फाइनल पार्ट 4, सॉल्यूशंस पर। Topic name: Addressing Land Degradation and Desertification. ब्रॉड माइक्रो थीम। Healing our planet one step at a time. पहला चंक है चंक 11, सॉइल कंजर्वेशन। ए हेडिंग, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है, मिट्टी को इरोजन या फर्टिलिटी लॉस से बचाने के तरीके। लेट्स स्टार्ट द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। ये SDG 15 यानी लाइफ ऑन लैंड का एक सेंट्रल पार्ट है। इसके कोर लॉजिक मतलब मेथड्स क्या हैं सॉइल कंजर्वेशन के? काफी सारे हैं। पहला, क्रॉप रोटेशन यानी अलग अलग क्रॉप्स उगाना टू मेंटेन फर्टिलिटी। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप्स को ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में उगाना। और इंटरक्रॉपिंग? वो है डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में उगाना। पहाड़ी इलाकों के लिए? वहां के लिए कॉन्टोर प्लाउइंग, हिल स्लोप के राइट एंगल्स पे प्लाउइंग करना। और मल्चिंग, जमीन को ऑर्गेनिक मैटर से कवर करना। और बैरियर्स का क्या? हाँ, कॉन्टोर बैरियर्स पत्थर या घास से, और रॉक डैम पानी के फ्लो को स्लो करने के लिए। बड़े स्केल पर? टेरेस फार्मिंग, स्टीप स्लोप्स पर फ्लैट सर्फेसेस काटना। शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स, पेड़ों की रोज लगाना टू चेक विंड। डेजर्ट एरियाज में? वहां सैंड फेंसेस, वुडन या फैब्रिक के बैरियर्स टू ट्रैप सैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट, एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना। इंडिया का टारगेट 33% है। और चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड्स बनाना। और एक मॉडर्न टेक्निक है जियो टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक या नेचुरल फैब्रिक टू प्रोटेक्ट सॉइल। ग्रेट। क्रॉस क्वेश्चंस। मल्चिंग का क्या फायदा है? इट प्रिवेंट्स इरोजन एंड कंजर्व्स मॉइस्चर विंड ब्रेक्स कहाँ सबसे ज्यादा यूजफुल है? इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लॉइंग में क्या मेन डिफरेंस है? टेरेस फार्मिंग में स्लोप्स को काटकर फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं। कंटूर प्लाउइंग में सिर्फ स्लोप के अक्रॉस प्लाउ करते हैं। इंडिया का नेशनल टारगेट फॉर फॉरेस्ट कवर कितना है? 33% ओवरऑल। जियो टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? परमिएबल फैब्रिक्स यूज्ड टू रीइंफोर्स एंड प्रोटेक्ट सॉइल। ठीक है, अब ई प्रैक्टिस क्यू। Pause and practice. Naming 5 soil conservation methods: crop rotation, mulching, terrace farming, shelter belts, and contour plowing. और
F. Mini recap. In short, soil conservation uses many techniques like contour plowing and afforestation to protect soil from degradation. अब आते हैं ग्लोबल एफर्ट्स पर. चंक 12. UNCCD. A. Heading. United Nations Convention to Combat Desertification. UNCCD. इसकी B सरल परिभाषा. ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए काम करता है. D. Content discussion. Introduction. ये 1992 रियो अर्थ समिट से निकला और 1994 में एस्टैब्लिश हुआ. इंडिया ने 1996 में रैटिफाई किया. इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसका सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो हर 2 साल में होती है. कुछ इंपॉर्टेंट कॉप्स. हाँ, कॉप 14 जो 2019 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी. इसका थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर. और लेटेस्ट COP15 2022 में आबिजान कोट दी एवरी में हुई. इसका टारगेट था रिस्टोर 1 बिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030. इससे जुड़ा एक बड़ा इनिशिएटिव है, द ग्रेट ग्रीन वॉल. हाँ, ये अफ्रीकन यूनियन का प्रोजेक्ट है. सहल रीजन में 100 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड रिस्टोर करना बाय 2030. इसकी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं? अर्बनाइजेशन से प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस हो रहा है. मीट कंजम्पशन से लैंड रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ रहा है और वाटर स्कैसिटी बढ़ रही है. अब क्रॉस क्वेश्चंस. UNCCD कब एस्टैब्लिश हुई? 1994 कॉप 14 कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली इंडिया. ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है? अफ्रीका. क्या UNCCD लीगली बाइंडिंग है? Yes, it is the only one. मीट कंजम्पशन का लैंड पर क्या इम्पैक्ट है? It puts great pressure on land resources. चलिए ई क्वेश्चन. Practice saying, the UNCCD is the only legally binding international agreement on sustainable land management. और मिनी रिकैप. In short, UNCCD is a global legal framework to combat desertification, with regular COPs and initiatives like the Great Green Wall. अब आखिरी चंक 13. LDN A. हेडिंग. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इनिशिएटिव. इसकी B सरल परिभाषा. LDN का एम है 2030 तक नो नेट लॉस ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड अचीव करना. यानी जितना लैंड डिग्रेड हो उतना ही रिस्टोर किया जाए. बैलेंस बनाना है. ग्रेट कॉन्सेप्ट. D. कंटेंट डिस्कशन. इंट्रोडक्शन. ये कॉन्सेप्ट Rio+20 कॉन्फ्रेंस 2012 से आया और SDG 15 का टारगेट बना. इसके कोर लॉजिक. 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ जिसमें 190 से ज्यादा देशों ने LDN by 2030 का गोल एग्री किया. और इंडिया के टारगेट्स क्या हैं? इंडिया ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर करने का प्लेज लिया है. ये पहले 21 मिलियन हेक्टेयर्स था. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो सिर्फ डिग्रेडेशन रोकने पर नहीं बल्कि रिस्टोर करने पर भी फोकस करती है. कंक्लूजन. LDN provides a powerful framework for countries to set and achieve their land restoration goals. It's about balancing the scale. चलिए क्रॉस क्वेश्चंस. LDN का फुल फॉर्म क्या है? Land degradation neutrality. LDN का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? No net loss of healthy land. इंडिया का 2030 तक का LDN टारगेट क्या है? To restore 26 million hectares of degraded land. ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्फ्रेंस से निकला? Rio+20 2012. क्या ये एक SDG टारगेट है? Yes, under SDG 15. अब ई ठीक है. प्रैक्टिस Q. Practice saying, India has pledged to achieve land degradation neutrality by restoring 26 million hectares by 2030. और मिनी रिकैप. In short, the LDN initiative aims for no net loss of healthy land by 2030, and India has a target to restore 26 million hectares. वाओ, व्हाट अ जर्नी दोस्त. हमने देखा कि हमारी जमीन कैसे बीमार पड़ रही है, लेकिन हमने ये भी जाना कि उसे ठीक करने के तरीके भी हैं. बिल्कुल. आज के डिस्कशन का ब्रॉड माइक्रो थीम था द सिकनेस ऑफ आवर सॉइल एंड द पाथ टू हीलिंग. लेट्स डू अ सुपर क्विक रिकैप. हमने लैंड डिग्रेडेशन के टाइप समझे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. फिर हमने डिफॉरेस्टेशन, सॉइल सैलिनिटी और डेजर्टिफिकेशन जैसे मेजर कॉजेस को गहराई से जाना. हमने विंड और वाटर इरोजन के डिफरेंट फॉर्म्स देखे और समझा कि इंडिया का 30% हिस्सा कैसे डिग्रेड हो रहा है. और फाइनली हमने सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स और UNCCD एंड LDN जैसे पावरफुल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए. अब आपके लिए कुछ छोटे से कंटेंट प्रोब्स. सोचो और इनके जवाब देने की कोशिश करो. पहला, अपने शब्दों में बताओ डिफॉरेस्टेशन वाटर साइकिल को कैसे डिसरप्ट करता है. दूसरा, ओवर इरिगेशन और सॉइल सैलिनिटी के बीच का लिंक क्या है. तीसरा, कॉन्टर प्लाउइंग और टेरेस फार्मिंग, इन दोनों में से कौन सा मेथड स्टीप स्लोप्स के लिए बेहतर है और क्यों. चौथा, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का मेन गोल क्या है. पांचवा, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है. और छठा, अगर आपको अपनी एरिया में सॉइल इरोजन रोकना हो तो आप कौन से 2 स्टेप्स लेंगे. और अब आज का चैलेंज. अपने आसपास देखो, क्या आपको लैंड डिग्रेडेशन का कोई साइन दिखता है? मे बी कंस्ट्रक्शन साइट जहां मिट्टी खुली पड़ी है या कोई वाटर लॉक्ड एरिया. उसको ऑब्जर्व करो और सोचो कि वहां कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड यूज हो सकता है. जस्ट वन सिंपल आइडिया. ये डिस्कशन अमेजिंग था. अगर आपको भी मजा आया और आपने कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना. कमेंट में बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. अगली बार मिलेंगे एक और गहराई वाली चर्चा के साथ. तब तक सीखते रहो.